हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक महाभोज, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम महाभोज में क्या लिखा है उसके बारे में जानते हैं। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषर लावारिस नहीं। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली। शायद इसलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ भी है, बाप भी है, गरीब भले ही हो पर है। तो विश्वास नहीं होता था कि वह मरा हुआ पड़ा है। लगता था जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोरी, वह टूटी और आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। गांव सरोरा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील, लेकिन कुछ सालों पहले तक यही दूरी बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि गांव में जो कुछ भी घटता गांव का ही होकर रह जाता। शहर उससे एकदम बेअसर रहता, बेअसर और अछूता। पर अब यह दूरी एकदम सिमट गई, और यही कारण है कि आज गांव में जो कुछ भी घटता उसको लेकर अच्छे खासे पैमाने पर खलबली शहर में ही मचती है। महीने भर पहले की ही तो बात है, गांव की सरहद से जरा परे हटकर जो हरिजन टोला है, वहाँ कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। आदमियों सहित दूसरे दिन लोगों ने देखा तो झोपड़ियाँ राख में बदल चुकी थी और आदमी कबाब में। लोग दौड़े दौड़े थाने पहुंचे, पर थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे, और जो 2 लोग वहां ड्यूटी पर थे उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि थानेदार साहब के आने पर ही मौके पर आएंगे और तहकीकात होगी। इसके बाद पता नहीं गांव वालों को कौन सा जहरीला सांप सूख गया, सबके मुंह सिल गए। बस सबकी सांसों के साथ निकला हुआ एक गुस्सा, एक नफरत, भारी तनाव बनकर हवा में यहाँ से वहाँ तक सनसनाता रहा। लेकिन जैसे ही खबर शहर में पहुंची, वहां से मंत्रियों, नेताओं और अखबार नवीसों की गाड़ियों का तांता लग गया। आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छट गए, पर शहरी गाड़ियों में से उठने वाली धूल के बादल कई दिन तक मंडराते रहे। नेताओं ने गीली आंखों और रूंधे हुए गलों से क्षोभ प्रकट किया और बड़े बड़े आश्वासन दिए। अखबार नवीस आए तो दनादन उस राख के ढेर की ही फोटो खींचकर ले गए। दूसरे दिन अखबार में छपकर घर घर पहुंचा भी दिया गया इस घटना का सचित्र ब्यौरा। किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा और देखा। देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया पुत गई। चाय का घूंट भी कड़वा हो गया। शायद ढेर सारी अनुभूति और दुख में लिपट कर निकला, ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। कब तक यह सब और चलता रहेगा? ता और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगियों की तरह ही अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। पर बात इतने पर खत्म नहीं हुई। इस दर्दनाक हादसे से विरोधी दल के नेताओं के हृदय को चकनाचूर हो गए। विधानसभा में उनके फटे गले से निकली चीख पुकार वास्तव में उनके फटे हृदय की अनगूंज की ही थी, जिसने सारे सदन में धरती फाड़ हंगामा मचा दिया। मंत्रियों ने आत्मग्लानि में डूबकर रूंधे गले से खेद प्रकट किया और भविष्य के लिए आश्वासन दिया। उधर सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट विधायक अलग बिलबिलाने लगे। देखी ऐसी अनुमानुषिक घटना, पार्टी के माथे इतना बड़ा कलंक। अब तो मुख्यमंत्री भी त्यागपत्र देकर ही इस पाप का प्रायश्चित कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि जब तक वे असली मुजरिम का पता लगाकर सजा नहीं दिलवा देते, उनकी आत्मा बोझ मुक्त नहीं होगी। और पता तो सत्ता पर बैठकर ही लगाया जा सकता है। क्या करते वे? आत्मा के आगे मजबूर थे, और उन्होंने सारा मामला गहरी जांच पड़ताल के लिए बड़े अफसरों के हाथ में सौंप दिया। बड़े अफसरों ने अपना बड़प्पन मुस्तैदी दिखाने के लिए तुरंत फुरत दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। गेहूं के साथ गुण पीसने का मुहावरा पुराना हुआ, पुरानी स्थिति पर ही लागू भी होता रहा होगा। आज तो स्थिति यह है कि गेहूं सुरक्षित और घुन चकनाचूर, ऊपर से नीचे तक सब लोग अपनी अपनी जगह सुरक्षित। मारे गए बेचारे कांस्टेबल। अभी पहले वाली घटना से बिगड़ी हुई स्थिति पूरी तरह सम पर आई भी नहीं थी कि यह घटना घट गई। विशेश्वर कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं, न उसका मरना ही कोई ऐसी बड़ी घटना है कि बात तुरंत फुरत शहर पहुंचे। वैसे तो जो चमार जलकर मर गए थे और उनके भाई बंधु जो आंसू बहाने के लिए बच गए थे, वे ही कौन बड़ी तोपें थी। पर हंगामा तो खूब मचा। बीसू की लाश को लेकर भी मचेगा आसार दिख रहे थे। पर इस बार थानेदार ने जरा भी ढील नहीं की, तुरंत मौके पर हाजिर।
कल से कितने बयान लिए, लोगों के पेट से कितना कुछ उगलवाया, सबकी उगलन को कागजों पर पोत कर ले गए। इधर लाश चीर फाड़ के लिए शहर गई, उधर घटना की चीर फाड़ का सिलसिला शुरू हो गया। सच पूछा जाए तो बड़ा न आदमी होता न घटना। यह तो बस मौके की बात होती है। मौका ही ऐसा आ पड़ा है इस समय तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। 1.5 महीने बाद ही तो चुनाव है। यूँ उपचुनाव विधानसभा की एक सीट भर का, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण। इस सीट के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री शकुल बाबू खुद खड़े हो रहे हैं। शकुल बाबू क्या खड़े हो रहे हैं समझ लीजिए। पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है, खम ठोक कर ललकारती हुई सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती हुई। वैसे पिछले चुनाव में हारने के बाद शकुल बाबू ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि वे अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और जीवन के बचे हुए दिन जनता की सेवा में बिताएंगे। पर पहला अवसर आते ही वे फिर लपक लिए। क्या करते। पद से उतरने के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि जनता की सच्ची सेवा उच्च पद पर बैठकर ही की जा सकती है, और जनता की सेवा का संकल्प उन्होंने अपनी उस कच्ची उम्र में लिया था जिस उम्र के संकल्प विकल्प अनचाहे ही आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। शकुल बाबू ने खड़े होकर इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण दिया कि सीट केवल एक पर पूरे मंत्रिमंडल के लिए जैसे एकदम निर्णायक। यही कारण है कि आज हर घटना को इस सीट से जोड़कर ही देखा परखा जा रहा है, वरना और दिन होते तो क्या विशु और क्या विशु की मौत। पर आज स्थिति यह है कि इधर विशु की लाश जले और उधर शहर के कोने कोने पे खलबली। शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दास साहब अपने निजी कमरे में एक कोने में अकेले बैठे हैं, मौन, गंभीर, कुछ चिंतित और परेशान भी। पर चिंता है कि उससे के कोई असर बाहर नहीं है। चेहरे की सौम्यता ने उसके भीतर ही ठेल रखा है। फिर भी इतना जरूर लग रहा है कि गहरे में डूबे हुए। हाँ, बीच बीच में फ़ोन की घंटी बजती है तो कुछ क्षणों को उबर जाते हैं, पर बातों में कहीं कोई हड़बड़ी या परेशानी नहीं। वहीं उनका खास अंदाज, कम शब्द, सधी आवाज़ बात को अपने मन में होने वाली उथल पुथल से काट कर भी किया जा सकता है। यह गुर कोई दास साहब से सीखना चाहे तो इतनी विशेषताएं हैं दास साहब में कि सीखने वाला मज़े में पूरी ज़िंदगी खपा सकता है। पर आज के इस हाय वाले ज़माने में किसके पास रखा इतना धैर्य। तभी तो कोई छाया तक नहीं छू सकता उनकी। दास साहब का पूरा व्यक्तित्व भी जैसे भव्यता के फ्रेम में मढ़ा हुआ है। गौर वर्ण सुता हुआ शरीर, कहीं भी 1 इंच फालतू चर्बी नहीं दिखती शरीर पर। दिखती है तो केवल गरिमा। जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम, यही असली राज है उनकी गठी हुई देह और गरिमा। व व्यक्तित्व का बोलते भी हैं तो आवाज़ में अधिक उतार चढ़ाव नहीं आता। एक ही स्वर में बोलते हैं, धीरे धीरे। शब्द मात्र जीभ से फिसलने नहीं लगते। लगता है हर शब्द जैसे किसी गहरे सोच विचार की उपज है। हल्की बात कभी किसी ने नहीं सुनी होगी दास साहब के मुंह से, अपने विरोधियों के लिए भी नहीं। व्यवहार में ऐसा संतुलन संयम बड़ी साधना से ही आता है, और दास साहब का जीवन साधना का इतिहास है। साधना की आग में तपकर ही कुंदन सा निखर आया उनका व्यक्तित्व। उनका निजी कमरा भी बहुत सादा है, तड़क भड़क ताम झाम कहीं भी कुछ नहीं। यह सादगी उनके पद के अनुरूप कतई नहीं, पर उनके व्यक्तित्व के अनुरूप जरूर है। कमरे में कालीन नहीं, मोटी दरी है जिसके एक सिरे पर दीवार में सटा मोटा सा गद्दा बिछा है, ऊपर झकझक चादर और गांव तकिए पड़े हैं। एकदम देसी पद्धति। दास साहब को जितना देश प्रिय है उतनी ही देसी पद्धति। लड़के बच्चे जरूर अंग्रेजियत में सन गए, इम्पोर्टेड वस्तुएं और इम्पोर्टेड भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, पर यह बच्चों की अपनी रुचि और चुनाव है और किसी की स्वतंत्रता पर अपने को आरोपित नहीं करते दास साहब। बच्चे छोटे थे और साथ रहते थे तब भी नहीं। अब तो वे वैसे भी बड़े होकर सब अपने अपने घरों में चले गए। सजावट के नाम पर केवल 2 बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी है दीवार पर, गांधी जी और नेहरू जी की। इन्हें अपना पथ प्रदर्शक और अपनी प्रेरणा मानते हैं दास साहब। गीता का उपदेश उनके जीवन का मूल मंत्र है। घर के हर कोने में गीता की एक प्रति मिल जाएगी। वैसे वे कभी किसी को उपहार देते नहीं, व्यर्थ के ढकोसलों में कतई विश्वास नहीं है उनका, पर फिर भी कहीं उपहार देना ही पड़ गया तो सदा गीता की प्रति ही दी है। चिंतन मनन
के छड़ों में अपने कमरे में ही बैठते हैं दा साहब। यहाँ सबका प्रवेश संभव नहीं। हाँ, जो अपने खास आदमी है वे आ सकते हैं। इसलिए लाखन सिंह बिना किसी रोक टोक के सीधा भीतर चला आया। दा साहब का अपना आदमी है लाखन सिंह, बहुत भरोसे और उनको स्नेह भाजन। 10वीं पास करने के बाद से ही लाखन दा साहब की सेवा में नियुक्त हो गया था। उनका थैला उठाए उठाए उनके पीछे चलता हर समय, और आज उसे ही दा साहब ने सरोहा के चुनाव क्षेत्र के लिए खड़ा किया। अपने साथ काम करने वाले छोटे से छोटे आदमी को भी तरक्की का पूरा मौका देते हैं दा साहब, बल्कि उसकी तरक्की में भरसक सहायक होते हैं। उसूल है दा साहब का कि जिसे सहारा दो उसे मंजिल तक पहुंचा भी दो। पर आज उसका जहां उसूल टके शेर बिकते हैं, वहां कौन कदर करता दा साहब के उसूलों की। सब एक स्वर से विरोध करने लगे हैं लाखन का। एक ही तर्क था सबका, सुकूल बाबू के मुकाबले खड़ा होने वाला व्यक्ति उनकी टक्कर का होना चाहिए। आखिर 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे सुकूल बाबू। इस प्रांत के हारने के बाद भी रुतबा है उनका। उनके सामने लाखन की औकात ही क्या भला। मुंह की खाएगी पार्टी। तर्क बिल्कुल ठीक था, विरोध करने वाले का एकदम ठोस और वजनदार। पर दा साहब की भेदक दृष्टि तर्क पर ही नहीं अटकती, मंशा तक पहुंचती है सीधी। सब अपने अपने आदमियों को घुसाने की तिकड़म में लगे हुए हैं। मन बहुत क्षुब्ध हुआ था दा साहब का। लोगों में दिनों दिन बढ़ती यह पद लोलुपता कहाँ ले जाकर पटकेगी देश को। काम करने को कोई तैयार नहीं, पर पद के लिए सभी उत्सुक उतावले। लाखन सिंह को जैसे तैसे टिकट तो दिलवा दिया, पर इतने से ही निश्चिंत होकर नहीं बैठा जा सकता। विरोधियों के साथ अपनी पार्टी के असंतुष्ट लोगों को भी संभाल कर रखना पड़ता है, वरना कोई आश्चर्य नहीं कि पार्टी के झंडे के नीचे उनकी जड़ें काटने का काम भी चालू रहे। आजकल चुनाव में दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक क्षण को भी आदमी चैन से नहीं बैठ सकता। हमेशा सतर्क, सावधान, अपने से, परायों से, सभी से सचेत, एकदम चौकस। लाखन को देखकर दा साहब ने स्नेह से स्वागत किया। आओ लाखन, क्या समाचार है। पर लाखन के तमतमाए चेहरे पर नजर पड़ी तो पूछा, क्या बात है, बाहर बहुत गर्मी है क्या। बाहर क्या गर्मी तो मेरे भेजे में घुसती है। यह जोरावर बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, खुद तो मरेगा, हमको भी ले डूबेगा। गुस्से से लाखन की कनपटियों की उभरी हुई नसें तक फड़क रही थी। कोई विश्वास करेगा कि यह दा साहब के संरक्षण में पला हुआ आदमी है। एकदम उनके विपरीत। केवल रंग और कदकाठी में ही नहीं, स्वभाव और आदतों में भी छोटी छोटी बातें उसे बेहद उत्तेजित कर देती। बोलता है तो इतने आवेश में कि हकलाने लगता है। दा साहब कभी नाराज नहीं होते उसकी इस बदतमीजी पर। हंसकर इतना ही कहते हैं, तुम मेरे पूरक हो भाई। यूं भी दूसरों को उनकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करना स्वभाव है दा साहब का। कहना चाहिए उदारता है उनकी। इसी उदारता ने लाखन को एक हद तक ढीठ बना दिया। बस फनफनाता रहता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात है। सरोरा में बसेसर नाम के एक आदमी को मरवा दिया गया। लाश पुलिया पर पड़ी मिली। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकूल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। सब लोगों का अनुमान है कि जोरावर का है यह काम। चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया दा साहब के। मालूम है आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही सुना। इस स्वर इतना सहज और सपाट जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं। और यह भी सुना कि सारे गांव में भारी तनाव है जोरावर को लेकर। उसके सिवाय कोई भी नहीं करवा सकता यह काम। आगजनी वाली घटना पर किसी तरह लीपापोती करके गांव वालों को संभालते हुए थे। ऊंचे स्तर पर तहकीकात हो रही है, प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। असली मुजरिम का पता लगते ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। घरेलू उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की योजना के मरहम ने घावों को काफ़ी कुछ भर दिया। इसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो ठीक था। कैसी बातें करते हो। दा साहब ने वाक्य पूरा नहीं करने दिया। घरेलू उद्योग की इस योजना से उनकी गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछुड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। पर लाखन तो अपनी ही रौ में बोलता चला गया। एन मौके पर इस बेवकूफ़ ने बीसू को मरवा दिया। अब कुछ नहीं होने का। आवेश के मारे मुंह से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी लाखन के, और सांवला चेहरा एकदम बैगनी हो गया। पर इतना सब सुनकर भी दा साहब के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। उसने उतने ही सहज स्वर में बोले, पुलिस तो अभी बयान ही ले रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। इतनी धीरता अच्छी नहीं है
नहीं है थोड़ा। पर लाखन सिंह में तो पूरी बात तक सुनने का धीरज नहीं, बीच में ही तमक कर बोला, मैं नहीं नतीजे पर पहुंचा। सारा गांव कह रहा, कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है और पुलिस प्रमाण जुटा रही है। कानून के सामने मेरी तुम्हारी हस्ती ही क्या है भला। जुट जाएंगे इस बार प्रमाण भी, आखिर कब तक खैर मनाएगा जोरावर। प्रमाण जुट जाएंगे तो अवश्य सजा भी पाएगा अपने जुर्म की। वह तो सजा पाएगा अपने जुर्म की, पर उससे भी बड़ी सजा तो हम पाएंगे, वह भी बिना कोई जुर्म के। ईश्वर एकदम रुआसा हो आया लाखन का। होता है कभी कभी ऐसा भी, एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है, और आप हैं इसी मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं। मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए सजा। नहीं चाहिए हमें जोरावर के वोट। अब इसके वोटों के चक्कर में हरिजनों के सारे वोट तो गए, गांव के दूसरे लोगों के वोट भी नहीं मिलेंगे। सारा हिसाब लगा कर देख लिया मैंने। ले डूबेगा जोरावर का साथ, माथे का कलंक और आत्मा पर बोझ सो अलग। आत्मग्लानि और अपने ही प्रति उभरे हुए धिक्कार भाव से लाखन का सारा चेहरा ही विकृत हो गया। लगा जैसे भारी बोझ के नीचे कसमसाकर आत्मा बोलने लगी। उसकी आवाज और आत्मा की आवाज़ में बड़ा जोर होता है, जोर भी और तेज भी। पर दा साहब में ऐसा जोर और ऐसी तेजी सहज भाव से झेल जाने का अनंत धैर्य। वे तनिक हंसे क्या, बस होठों का बाया कोना जरा सा फैल गया। ऐसा ही होता है उनका हंसना, खिलखिलाकर हंसते तो उन्हें शायद कभी किसी ने ना देखा हो। तुमने तो सारा हिसाब भी लगाकर देख लिया, पर क्या करूं, मेरा तो स्वभाव इतना हिसाबी किताबी है नहीं। मन हिसाब के आंकड़ों में रमता ही नहीं, बस सही गलत में ही उलझा रहता है। तो सही किया है जोरावर ने, किसी को मरवा देने को सही कहेंगे आप। गुस्से के मारे लाखन ने पीठ पीछे का तकिया खींचकर गोद में रख लिया और उसी पर हाथ पटकारने लगा। बहुत आवेश में हो, दोस्त तुम्हारा नहीं उम्र का है। जरा भी विचलित हुए बिना दा साहब ने कहा और चुप हो गए। लाखन टुकुर टुकुर उनका चेहरा ताक रहा था। इस समय वह स्थिति का विश्लेषण चाहता था, अपनी उम्र और आवेश का नहीं। आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। प्रवचनीय मुद्रा में दा साहब ने जीवन के अनुभवों से निचुड़ा हुआ वाक्य उछाला, फिर कुछ क्षण रुककर हौसला बांधते हुए बोला, आएगा, पद पर बैठोगे, पद की जिम्मेदारी स्वयं सब सिखा देगी। कहाँ रखा है पद वद, भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसे भुनाएंगे कि हम सब टापते ही रह जाएंगे। यह विसु की नहीं समझ लीजिए, एक तरह से मेरी हत्या हुई है। मेरी। लाखन ने खुले पंजे से छाती पीटकर अपनी हत्या की घोषणा करके दा साहब को दहला देना चाहा। दा साहब ने कुछ इस भाव से हुंकार भरी जैसे स्थिति का नए सिरे से पूरा जायजा ले रहे हो। 9 तारीख को यानी 30 दिन बाद ही मीटिंग का ऐलान हो गया। उनकी तरफ से सुकूल जी आ रहे हैं भाषण देने। जानते हो सुकूल जी के भाषण का करिश्मा। आग उगलते हैं आग। गांव वैसे ही सन्नाया बैठा है, एक ही भाषण में बहाकर ले जाएंगे सारे गांव को अपने साथ। लाखन ने भी जैसे कमर कस ली कि आज दा साहब की इस संतई मुद्रा को तोड़कर ही रहेगा। एक इन मिसाल वालों को छूट मिली है, उल्टा सीधा जो मर्जी आए छापने की। इमरजेंसी में बंद हो गया था, ठीक है, ऐसे अखबार पर तो आपको भी गलत बात है। दा साहब ने अंकुश लगा दिया एकदम। यह तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं है, वह विवेक को खा ही जाए। अखबारों को तो आज़ाद ही रहना चाहिए, वे ही तो हमारे कामों का, हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। मेरा तो उसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए आदमी में, बड़ी हिम्मत और बूता चाहिए उसके लिए। इससे तो कतराता है वह, दूसरे को नहीं, अपने को ही छलता है। कैसे कैसे संपादकीय छापे थे, कैसी कैसी तस्वीरें छापी थी उस आगजनी की घटना की। और अब क्या चुप रह जाएंगे? आने दीजिए उनका अगला अंक, देखिए क्या सनसनी बनकर आती है सारी बात। आवेश का एक कतरा तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ना दा साहब के चेहरे पर, ना स्वर में। और लाखन है कि भीतर ही भीतर झल्ला रहा है बुरी तरह। इस घटना की सारी खतरनाक संभावनाओं को सामने रखकर विचलित कर देना चाहता है दा साहब को, हिला देना चाहता है उन्हें। एक और तुरूप का पता चला उसने।
जानते हो लोचन भैया कितने दिनों में अपनी खिचड़ी आग पका रहे हैं। देखिए इस घटना से कैसा उफान आता है। उनकी खिचड़ी में जोड़ तोड़ करके अविश्वास का प्रस्ताव ले आए तो आपको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं कह देता हूँ। लाखन आवाज की हल्की सी सख्ती ने जवान की लगाम खींच दी। लाखन की जिस दिन अपने लोगों का विश्वास खो दूंगा उस दिन कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सबके विश्वास पर टिकी हुई है मेरी कुर्सी। सबके सद्भाव पर ही जिंदा हूँ। विश्वास सद्भाव ही नहीं रहा तो मेरे रहने का क्या मतलब। ठीक है, सबके विश्वास पर आप अपनी कुर्सी जमाइए। जो सुकूल बाबू अपनी मीटिंग जमाए, दत्ता बाबू अपना अखबार बस जमाए, बस हम ही अपनी कब्र खोद देते हैं। हथियार डालने के अंदाज में लाखन बोला। उसके आवेश पर दुख, निराशा और पराजय की गहरी परत चढ़ाई थी। तभी फोन की घंटी बजी। दास साहब के बगल में चोंगा उठाकर कान पर रख लिया और बदन को तकिए पर जरा सा ढीला छोड़कर पसर से गए। दूसरे हाथ में अपना अधगज्जा सिर सहलाते हुए बड़े इत्मीनान से फुनियाते रहे। दास साहब की इस अस्वस्थी पर लाखन से भीतर ही भीतर कुर्ता तिलमिलाता रहा। जैसे ही बात खत्म हुई लाखन सिंह फिर झपट पड़ा। माफ़ करिए दास साहब, इस बार आप न जोरावर को दबा पाएंगे और न ही यह सीट जीत पाएंगे। इस बार आपका दांव। बात अधूरी छोड़ दी लाखन ने। दास साहब का दांव खाली गया या नहीं, पर दास साहब को भड़काने के लिए फेंका गया लाखन सिंह का हर वाल खाली हो गया। वे मौन साधक की तरह स्थिर बैठे, शांत, अविचलित और निर्विकार। ऐसा नहीं कि लाखन के भीतर की खींच और परेशानी को वे समझ नहीं रहे थे, पर वे उसे कतई बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने हल्के से अपना आसन बदला और शरीर को ढीला करके तकिए के हवाले किया। कुछ ठंडा पियोगे? फालसे का शरबत पियो, इसी तरह बड़ी ठंडी इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।